नमस्कार फ्रेंड। यदि आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रियों की बात की जाए तो हमारे दिमाग में कुछ गिनी चुनी कंट्रियों के नाम ही आते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और जापान। लेकिन फ्रेंड, हम में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि आखिर ये कंट्री इतनी डेवलप क्यों हो पाई है। यदि हम कुछ कंट्रियों को देखते हैं तो शायद उनके पास पहले से ही औद्योगिक और प्राकृतिक संसाधन थे जिनकी वजह से वे आगे निकल पाए। लेकिन फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री से रूबरू कराने वाला हूँ जिसके पास ना तो कोई इतने नेचुरल रिसोर्सेस थे और ना ही ऐसी कोई जगह थी जिस पर फार्मिंग करके अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ कर सके। फिर भी यदि आज हम उसकी इकोनॉमी की बात करें तो वह वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जापान की। जी हाँ दोस्तों, जापान जो कि एशिया महाद्वीप पर स्थित है। यदि हम इसे मैप में देखेंगे तो यहाँ हमें एक छोटे से आइलैंड की तरह लगेगा, जिसे देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि यह वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रियों में से एक है। तो दोस्तों, आज हम जापान के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने ऊपर दो न्यूक्लियर बम को झेलकर आज अपनी इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ कर पाया है। तो आइए फ्रेंड, करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। दोस्तों, जापान आज इतनी पावरफुल कंट्री बन पाया है, उसमें इसका इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम तो आप मैप में जापान को देखिए, जो छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे एक अलग देश बनाती है। जापान शुरुआत में सभी देशों से बिल्कुल अलग था। यहाँ किसी भी देश से ना तो आयात करता था ना ही निर्यात। यानी हम कह सकते हैं कि जापान कुएं में मेंढक की तरह अपना जीवन जी रहा था। जापान नहीं चाहता था कि दूसरे देश के लोग जापान आए और अपना उद्योग स्थापित करें। यानी यदि दूसरे देश के लोग जापान आए तो वह अपना उद्योग स्थापित कर धीरे धीरे अदर कंट्रियों की तरह जापान को भी गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करना चाहता था, खासकर अमेरिका। लेकिन जब जापान नहीं माना तो अमेरिका थोड़ी सख्ती से पेश आया। अब क्योंकि अमेरिका के पास आधुनिक हथियार थे, इसलिए जापान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े। इस घटना का जापान पर गहरा असर पड़ा। अब वहां पश्चिमी देशों के खतरों को भाप गया था। अब यदि जापान को सुरक्षित रहना है तो जापान को मजबूत रहना होगा। यानी अब जापान में एक औद्योगिक और सैन्य क्रांति का मंच तैयार हो गया। देश को धनवान बनाओ, फौज को शक्तिशाली बनाओ जैसे नारे दिए जाने लगे। दोस्तों, यह समय था 1868 से 1912 का। उस समय जापान का शासक मेजी एरा हुआ करता था। दोस्तों, पहले जापान कई गुटों और संगठनों में बटा हुआ था और सबकी अपनी अपनी अलग सेना और सरकार थी। इन्होंने इन सबको तोड़कर पूरे जापान की एक आर्मी बनाई। अब चूंकि जापान में रियासत टूट जाने से पूरा टैक्स गवर्नमेंट के पास आने लगा, जिसका उपयोग इन्होंने अपनी आर्मी बिल्ड करने में और उस पैसे को एजुकेशन और बिजनेस को बढ़ाने पर खर्च करने लगी। दोस्तों, जापान 1905 तक आते आते इतना पावरफुल हो गया था कि उसने दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री रशिया को हरा दिया। दोस्तों, जापान के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे कि जिससे ये अपने आप को और बिल्डअप कर सके। इसलिए इन्होंने अदर कंट्रियों पर अटैक कर इन्हें अपने में मिलाना शुरू कर दिया और जापान इसमें कामयाब भी हो गया। लेकिन अब जापान दुनिया पर राज करने का सपना देखने लगा और शायद यह सपना भी पूरा हो सकता था यदि वह 1941 में अमेरिका पर अटैक नहीं करता तो, क्योंकि उस समय अमेरिका भी विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने का सपना सजाया हुआ था और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा जापान को सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर लगातार 2 परमाणु बम गिराया। इन बमों के विस्फोट से हुए नरसंहार से जापान इतना सहम गया कि उसने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। अब चूंकि अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि जापान पुनः अपनी आर्मी बिल्डअप करके अमेरिका पर अटैक करेगा, इसलिए अमेरिका ने जापान के सामने यह शर्त रखी थी कि अब जापान अपनी आर्मी नहीं रखेगा। उसकी बाह्य आक्रमण, युद्ध और आपातकाल की स्थिति में अमेरिका उसकी रक्षा करेगा और दोनों की इस शर्त पर सहमति बनी। अब चूंकि जापान के सामने ढेरों सारी चुनौतियां खड़ी हुई थी, क्योंकि जापान के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से नष्ट हो गया। जापान की आर्मी, जिसमें करीब 13.1 मिलियन लोग थे, वहां भी अब बेरोजगार हो गए थे और साथ ही दूसरे देशों से आने वाला कच्चा माल भी बंद हो गया। वैसे जापान के पास इतनी कृषि भूमि थी कि वो इन सबको रोजगार दिला सके, लेकिन इसमें अधिकतर लोग जो थे वो स्किल्ड लोग थे, इसलिए यहाँ कार्य उनकी योग्यता के हिसाब से सही नहीं था। यानी जापान को अब लगने लगा था कि शायद कोल्ड वार तक वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन जापान के जो लोग थे वह बहुत डिसिप्लिन और हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि इनका जो नेचर है वही इन्हें हर परिस्थिति में लड़ने के लिए ताकत देता है। क्योंकि इन्हें हर साल भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी कई आपदाओं को झेलना पड़ता है, इसलिए वह इस परिस्थिति में भी सरवाइव कर गए। अब दोस्तों, जापान ने क्या किया कि 13.1 मिलियन की जो आर्मी थी उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से कार्य करने को कहा,
चूंकि ये लोग आर्मी से आए थे, इसलिए इनके अंदर डिसिप्लिन, अपने देश के प्रति सम्मान और कुछ कर गुजरने का हौसला इनके अंदर पहले से ही मौजूद था। जब ये लोग बिजनेस इंडस्ट्री में आए तो इन्होंने पूरे बिजनेस का मॉडल ही बदल कर रख दिया, क्योंकि स्किल्ड लोग थे और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानते थे। ऊपर से सरकार जो पैसे पहले आर्मी पर खर्च करती थी, उन्हें अब बिजनेस, नई नई टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर खर्च करने लगी। पहले जो कंपनी इसूजू, निसान और टोयोटा आर्मी के लिए प्रोडक्ट बनाया करती थी, वो अब न्यू मॉडर्न कार, बाइसिकल बनाने लगी। और वहीं सोनी कंपनी जो कि दूरबीन बनाया करती थी, अब वहाँ कैमरा बनाने लगी। दोस्तों, इसी समय जापान ने अपने सिस्टम में और भी कई सारे बदलाव किया, जिसमें इन्होंने जाइबत्सु को तोड़ा। यह जापान का एक ऐसा संगठन था जिसमें सभी अरबपति, मिलियनेयर जैसे लोग शामिल थे। यह संगठन देश में बिजनेस करने वालों को पैसा देता था, लेकिन इसमें एक बुराई थी। वो ये थी कि इसका फायदा जो लोग इस संगठन से जुड़े थे वे ही ले सकते थे, या फिर उनके परिवार या रिश्तेदार ले सकते थे, जो कि देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा थी। दूसरा, पहले जापान में जमींदारी थी, यानी जापान की कृषि कुछ लोगों के हाथों में ही थी, इसलिए जापान में 54% भाग पर ही कृषि होती थी। जापानी सरकार ने जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि थी, उसे सरकार के कब्जे में ले लिया और उसे उन लोगों में बांट दी गई जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, जिस परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में जापान की 90% भूमि पर कृषि होने लगी। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात और समझनी होगी, क्योंकि अब जापान एक बहुत बड़ा औद्योगिक कंट्री बन गया था। अब इसे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल मार्केट की आवश्यकता थी। अब इसे मार्केट दिलाए कौन? यहाँ दौर कोल्ड वार का चल रहा था। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, और दुनिया केवल दो देशों में बटकर ही रह गई, रूस और अमेरिका। अब एशिया की अधिकतर कंट्री साम्यवादी गुट में शामिल थी, क्योंकि अमेरिका जो कि पूंजीवादी गुट था, उसे एशिया में अपनी मिलिट्री कैंप स्थापित करने के लिए ऐसी कंट्री चाहिए थी जिसमें वो अपनी आर्मी स्थापित कर सके। और इसका फायदा जापान ने उठाया, क्योंकि जापान जानता था कि अमेरिका के पास एक बड़ा मार्केट है जिसके द्वारा वह अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है। इस तरह जापान ने अमेरिका से हाथ मिलाया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगा, और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जरूर नया जानने को मिला होगा। यदि इससे थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।